एवरीवन वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा हमारे सब्जेक्ट IBO 6 इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस के टॉप मोस्ट पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप उनको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो जितने भी आपके पास ये पेपर्स थे उनको एनालाइज करके आई एम प्रोवाइडिंग यू दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस, तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा एंड दैट इज माई श्योरिटी कि आप उनको अगर अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो यूल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो कि वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगा। तो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरा वीडियो देखिएगा एंड तक। आई ट्राई टू रैप इट अप एज सून एज पॉसिबल ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं मेंशन करूंगा वो मिस ना हो। ठीक है, आने वाले 15-20 मिनट्स जो भी आप इस वीडियो के लिए देंगे वो काफी क्रूशियल रहेंगे आपके लिए, क्योंकि आंख बंद करके अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे और आपको नहीं पता कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है तो दैट कैन गो अगेंस्ट यू। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ टॉप मोस्ट पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिनके आने की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है एग्जाम में। तो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा सेपरेटली उनको भी आप ध्यान से सुनिएगा और एक नोटबुक प्लीज आप मेंटेन कर लीजिए। आपको कुछ नहीं करना, वीडियो के साथ साथ जो क्वेश्चंस मैं आपको बताते जाऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको आपको सिर्फ नोट डाउन करते जाना है अपने नोटबुक में। और बाद में जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप सबको क्या कीजिएगा, पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, याद करना स्टार्ट कीजिएगा और जैसे ही हो जाए टिक लगा के इसको या क्रॉस करके अपना जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लिया। दिस इज व्हाट आई यूज टू डू एंड आई वुड इवन सजेस्ट कि आप भी कर सकते हैं। अपना नोटबुक लीजिए सेपरेटली जिसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस मेंशन करने हैं और उसके बाद आपको आंसर्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द शॉर्ट नोट टाइप ऑफ क्वेश्चंस या फिर एक्सप्लेनेटरी नोट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो पेपर में आपको इस तरह की क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा जिसमें या तो आपसे शॉर्ट नोट भी पूछ लिए जाएंगे 5 मार्क्स में या फिर आपका 10 मार्क्स का एक्सप्लेनेटरी नोट होगा। तो टॉपिक्स मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है और इन सभी टॉपिक्स को आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है। तो देख सकते हैं सबसे पहले कुछ टॉपिक्स आ चुके हैं। स्विफ्ट क्या होता है, यील्ड कर्व क्या है, लिबोर लिबेट लिमीन क्या है, फॉरफेटिंग क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, करेंसी ऑप्शंस क्या होते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट STR क्या है, मीगा क्या है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चंस हैं जिनमें एटलीस्ट 10 मार्क्स का आपको आंसर प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इन सबको प्रिपेयर करना है क्योंकि कम टाइम में आपको ज्यादा मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेंगे ना। बाकी के आपके पॉइंट ये रहे, इंटरबैंक मार्केट क्या होता है, यूरो कमर्शियल पेपर क्या है, रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है, बेनिफिट्स क्या है प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट के, इंटरनेशनल टैक्स प्लानिंग क्या होती है, ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, काउंटर ट्रेड क्या है, ग्लोबल कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, एक्सचेंज रेट फोरकास्टिंग क्या है और रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स क्या होते हैं। तो ये हैं आपके शॉर्ट नोट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जिनको आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट डाउन कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके साथ के साथ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ भी आगे बढ़ते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको दो टॉपिक्स दिए जाएंगे जिनके बीच में आपको डिफरेंस एक्सप्लेन करना है। अगेन 10 मार्क्स में आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कोई भी दो क्वेश्चंस आपके करने के लिए पूछे जा सकते हैं। तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे भी आपको मिल सकते हैं। स्पॉट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोट्स क्या होती हैं, बिड एंड ऑफर रेट्स क्या हैं, नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। तो जितने भी अभी तक मैंने पॉइंट बताया क्वेश्चन नंबर 1 के एंड 2 के, सारे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है और आपको सबसे पहले ये प्रिपेयर करने हैं। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या है, फॉरेन बॉन्ड्स क्या होते हैं, यूरो बॉन्ड्स क्या होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, डोमेस्टिक एंड फॉरेन फाइनेंशियल मार्केट्स कौन से होते हैं, इंटरेस्ट रेट पैरिटी क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है। तो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड यू हैव टू प्रिपेयर देम अकॉर्डिंगली। ओके, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट्स भी आप नोट डाउन कर चुके होंगे, पॉज करके कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वट एवर यू आर कन्वीनियंट विद। एंड आई ट्राई, मैं आपको कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम चैनल पर इसकी बेसिकली PDF भी दे दूं ताकि आप उसके थ्रू भी क्वेश्चंस को नोट कर सकें। तो I'll make it available soon, don't worry about।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चंस आएंगे गाइस, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स में जो पूछे जाते हैं। अब प्लीज समझिएगा कि क्या पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो जब भी आप कोई क्वेश्चंस देखेंगे तो उसका जो मेन टॉपिक है, थीम है, उसको आपको समझने की कोशिश करनी है। सेम डिट्टो क्वेश्चन आए इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन यस, जो टॉपिक यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको उसके आने की गारंटी 100% है। जैसे कि यहाँ पर आप बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका पूछा है व्हाट इज दी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या होता है, जिसको हम करेंसी रिस्क के नाम से भी जानते हैं। तो आपको यहाँ पर टॉपिक समझना है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के बारे में जानना है या करेंसी रिस्क के बारे में जानना है। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ डू द कंपनीज आइडेंटिफाई एंड मैनेज सच रिस्क। तो किस तरीके से कंपनीज पहचानती हैं करेंसी रिस्क या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, और किस तरीके से मैनेज करती हैं। तो यही है मेजर एंड मैनेजिंग सच रिस्क, करेंसी रिस्क, बेसिकली ये आपको समझना है। डिस्क्राइब द मेथड्स अवेलेबल टू मैनेज द इकोनॉमिक एक्सपोजर और इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क बेसिकली एक पार्ट होता है करेंसी रिस्क का, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं या स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप इकोनॉमिक एक्सपोजर को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं, करेंसी रिस्क के बारे में पढ़ना है, कैसे आप करेंसी रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, और इकोनॉमिक एक्सपोजर क्या है और उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ये 4 टॉपिक एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, दैट्स इट। नाउ दी नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी टिक कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने सीरियल वाइज सारे क्वेश्चन दिए एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर। नेक्स्ट इज हाउ इज द ट्रांजैक्शन रिस्क डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसलेशन रिस्क। हाउ डू यू मेजर एंड मैनेज ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसलेशन रिस्क। एक्सप्लेन गिविंग सुटेबल इलस्ट्रेशंस। तो गाइज यहाँ पर भी आपसे देखिए दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर आपसे आंसर लिखने को बोला गया है 20 मार्क्स में। और ये क्वेश्चन जो है पेपर में कई बार रिपीट हो चुके हैं, ट्रांजैक्शन रिस्क एंड ट्रांसलेशन रिस्क। ये दो टॉपिक्स है जो आपको अच्छे से पढ़ना है। इन पर मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है कि ट्रांजैक्शन रिस्क क्या होते हैं, फिर ट्रांसलेशन रिस्क क्या होते हैं, और किस तरीके से आप उनको मेजर एंड मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं। शॉर्ट में लिखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि आपसे दोनों चीजें दोनों पॉइंट्स के बारे में पूछा गया है और आपको एक एक एग्जाम्पल दे देना है, ठीक है। तो आपको अगेन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग क्या क्या है, ट्रांजैक्शन रिस्क के बारे में पढ़ना है, ट्रांसलेशन रिस्क के बारे में पढ़ना है, और इनके कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं मैनेज करने के लिए और मेजर करने के लिए, उनको पढ़ना है, दैट्स इट। नाउ बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। इट सेज डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, इनके बीच में आपको डिफरेंस बताना है विद एग्जांपल्स। एंड व्हाट आर द मेथड्स अवेलेबल टू अ गवर्नमेंट टू करेक्ट द एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इज डिवैल्यूएशन अ वायबल ऑप्शन, डिस्कस। तो आपको यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ क्वेश्चन नंबर 5 में, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है बैलेंस ऑफ पेमेंट के टॉपिक के बारे में। बैलेंस ऑफ पेमेंट के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आपको पहले ही पता चल जाएगा। तो दोनों के डिफरेंस के बारे में थोड़ा थोड़ा, यानी दोनों के टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा। बाकी मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है इस टॉपिक पर भी, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं आपके एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए, जो कि गवर्नमेंट फॉलो करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 छोटे छोटे से टॉपिक है, अगर आप अपने बुक में देखेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये भी आपको समझना है, जानना है कि किस तरीके से एडवर्स यानी कि नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट को गवर्नमेंट करेक्ट करती है, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। क्या डिवैल्यूएशन एक वायबल ऑप्शन है, आपसे ये फाइनली आपकी ओपिनियन पूछी है, अगर है तो यस, क्यों है थोड़ा सा पॉइंट बताइएगा, नहीं है तो क्यों नहीं है, फिर अगेन आपको अपना रीजन जरूर मेंशन करना है शॉर्ट में। नाउ ये भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो कि सेम चैप्टर का है। एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड इंटरनेशनल रिजर्व अकाउंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट। तो आपको बताना है यहाँ पर कि क्या रिलेशनशिप होता है करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड इंटरनेशनल रिजर्व अकाउंट, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको जानना पड़ेगा कि करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, इंटरनेशनल रिजर्व अकाउंट क्या होता है। और ये तीनों ही बैलेंस ऑफ पेमेंट के पार्ट है, तो किस तरीके से आपस में रिलेटेड है, जब आप इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा ये भी। नाउ बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इट सेज व्हाट इज प्रोजेक्ट अप्रेजल, डिस्कस द रीजंस एज टू व्हाई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अप्रेजल इज मोर कॉम्प्लेक्स देन डोमेस्टिक प्रोजेक्ट अप्रेजल, also discuss the variables which are required for international project appraisal।
तो एक अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें आपको सबसे पहले जानना है कि प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या होता है। प्रोजेक्ट अप्रेजल में आपके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती हैं वो आपको जानना है। ठीक है, तो बेसिकली इंटरनेशनल प्रोजेक्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि यहाँ पर आप क्या करेंगे, दूसरी कंट्री में जाके प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे एंड किसी और कंट्री में जाके प्रोजेक्ट सेटअप करना कभी इजी नहीं होता, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो ये है कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अप्रेजल के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उनको डिस्कस करिए। तो आपको क्या यहाँ पर सबसे ज्यादा फोकस में रखना है, प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या होता है और कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अप्रेजल के लिए आपके रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इन डिटेल द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल CAPM इन रिलेशन टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल इलस्ट्रेट। तो यहाँ पर दो टॉपिक्स आपको जानने हैं, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल पर मैंने आपको वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है, आप जाकर देख सकते हैं, डिटेल में वीडियो है। एंड उसके बाद आई डोंट थिंक कि आपको किसी और पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ने की जरूरत पड़ेगी रिलेटेड टू दिस। किसी और बुक को भी रेफर करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आई हैव इंक्लूडेड। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आपने शॉर्ट नोट में देखा था, एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कॉन्सेप्ट आया था जो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ही आ जाता है। तो आप अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी पढ़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल थोड़ा सा वहां से रीड कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, what is euro market, how did euro market grow, what functions does it perform, explain in brief various instruments of euro market। तो यूरो मार्केट क्या होता है जानना बहुत जरूरी है, कैसे इनकी ग्रोथ हुई है, छोटी सी स्टोरी आप पढ़ लीजिएगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं यूरो मार्केट, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। और कौन से इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है यूरो मार्केट में, ये भी जरूरी है। तो यूरो मार्केट क्या है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं और क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं यूरो मार्केट से, तो ये 3 पॉइंट्स आपके ज्यादा इंपॉर्टेंस वाले हैं। Next is what do you mean by foreign exchange market? What is their most important function? Discuss in detail the working of the Indian foreign exchange market। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, मोस्टली आप सबको पता होगा, एक बार रीड कर लीजिए इसका थोड़ा। उनके क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं जिसके लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सेटअप किए जाते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है कि इंडियन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट किस तरीके से वर्क करता है। दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर यू। बाकी सब पे तो आप थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन जब तक आपको थोड़ा सा इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं होगा अपने इंडियन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में, you'll not be able to write your answers, so focus on this particular stuff more। Now question number 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, explain the role of foreign direct investment in promoting economic development in the country, what steps are necessary to ensure FDI flows in India। most important question, ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है और क्या रोल होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जितना ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है, कंट्री की डेवलपमेंट उतनी ही ज्यादा होगी। और कौन कौन सी स्टेप्स ली हैं इंडिया में एफडीआई के फ्लो को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने, वो आपको बताना है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है, स्टेप्स विच आर नेसेसरी टू एंश्योर एफडीआई फ्लो। तो क्या क्या स्टेप्स ली और क्या क्या स्टेप्स लेनी चाहिए गवर्नमेंट को, ये दोनों ही चीजें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट और द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। एक्सप्लेन द वेरियस नॉन डीसीएफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एंड डीसीएफ टेक्निक, आई एम सॉरी, एक्सप्लेन द वेरियस नॉन डीसीएफ and DCF techniques of project appraisal, discuss their respective merits and demerits। तो बहुत सारी आपकी कैपिटल बजटिंग या फिर प्रोजेक्ट अप्रेजल की टेक्निक्स होती हैं, लाइक नॉन डीसीएफ टेक्निक और डीसीएफ टेक्निक्स। तो कौन कौन सी आपकी टेक्निक्स अवेलेबल है इनमें, वो आपको बतानी है और उनके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के बारे में बताना है। तो 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग यू हैव टू प्रिपेयर योर आंसर, और इसको अच्छे से बस एक बार पढ़ लीजिएगा, ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिंपल टॉपिक्स हैं। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स, उनके नाम और थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, और साथ में मेरिट्स क्या है उनके और डिमेरिट्स क्या हैं, ये इंपॉर्टेंस वाले पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। Now next question is on the screen and it says a major concern of the multinational companies in investing abroad is management of political risk। Describe the different forms of political risk, how do the companies access and manage such risk, explain।
तो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, जब भी वो किसी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो सबसे बड़ा जो रिस्क होता है उनके लिए वो होता है कि किस तरीके से वो पॉलिटिकल रिस्क को मैनेज करेंगे, वहाँ की जो पॉलिटिक्स है कंट्री की, कैसे उसको हैंडल करेंगे। तो कितने टाइप के पॉलिटिकल रिस्क होते हैं, तो सबसे पहले आपको इसके बारे में पढ़ना है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है, आपका टिक कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। और जिनको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, उनको आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है, ध्यान दीजिएगा। और तो हमने सबसे पहले पढ़ना है कि कितने टाइप के पॉलिटिकल रिस्क होते हैं। उससे पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि पॉलिटिकल रिस्क क्या होता है एक्चुअली, और किस तरीके से कंपनी इनको एक्सेस करती है और मैनेज करती है। तो ये अपना अगला टॉपिक हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कई बार आ चुका है, इस बार भी आने के चांसेस ज्यादा हैं। Now the next point or the next question is discuss the significance and need of proper cash management in MNCs. What are the objectives? A centralized or decentralized cash management which is most appropriate for MNCs. तो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पढ़ना है कि जो कैश मैनेजमेंट होता है क्यों आपका जरूरी होता है किसी भी एमएनसी के लिए, ठीक है। कैश को मैनेज करना एमएनसी के लिए क्यों जरूरी है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कैश मैनेजमेंट के, और उसके बाद में आपको बताना है कि सेंट्रलाइज कैश मैनेजमेंट अच्छा होता है या डिसेंट्रलाइज कैश मैनेजमेंट अच्छा होता है किसी भी एमएनसी के लिए। तो टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि कैश मैनेजमेंट क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कैश मैनेजमेंट के, और सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट के बीच क्या डिफरेंस होता है, कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट होता है एमएनसी के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। इट सेज व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, what were the major weaknesses of Bretton Woods system which led to its breakdown in 1971, as subsequent amendments in IMF articles succeeded in removing these weaknesses discussed। तो इस टाइप की क्वेश्चन आई वुड सजेस्ट, आपको ऑप्शंस तो मिलेंगे, आप छोड़ दीजिएगा, मत कीजिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक शॉर्ट नोट लिखने आ जाए कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या है, तो आप उस पर लिख सकते हैं। तो ये पढ़ लीजिएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये स्टोरी है, पढ़ लीजिएगा कि क्यों, क्या क्या पॉइंट्स थे जिसकी वजह से ब्रेटन वुड सिस्टम जो है ब्रेक डाउन हो गया उसका 1971 में, क्या क्या वीकनेसेस रही इस पर्टिकुलर सिस्टम की। अब ये जो था वो बेसिकली क्या था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर फोकस करता था, दैट वाज द मेजर रीजन ऑफ इट्स फेलियर। तो सबसे एंड में इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिएगा। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। 16th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिजाइन ऑफ वर्ल्ड वाइड कॉर्पोरेट कैपिटल स्ट्रक्चर। तो वर्ल्ड वाइड यानी कि WWW का जो हमारा बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, उसके लिए आपका कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसकी डिजाइन को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो आपको बताना है। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वर्ल्ड वाइड की डिजाइन, उसका जो कॉर्पोरेट कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डाल दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आई थिंक लगभग पिछले 5 years में 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। Now the next question says the principal problem in analyzing different forms of export financing is the distribution of risk between the exporter and the importer. Analyze the following export instruments in this respect. सबसे पहला है आपका कंफर्म्ड इरिवर्सिबल लेटर ऑफ क्रेडिट। तो आपका जो लेटर ऑफ क्रेडिट था उसमें शॉर्ट नोट तो आप पढ़ेंगे, तो कितने टाइप के लेटर ऑफ क्रेडिट्स होते हैं, उसमें से एक टाइप होता है कंफर्म्ड इरिवर्सिबल लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट इज ओपन अकाउंट क्या होता है, फिर है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस क्या होते हैं, एडवांस पेमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट क्या होता है, तो इनके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा। और लास्ट पॉइंट है कंसाइनमेंट सेल क्या होती है। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिएगा। तो आपको 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है। कंफर्म्ड रिवर्सिबल लेटर ऑफ क्रेडिट, ओपन अकाउंट, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, एडवांस पेमेंट, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट एंड कंसाइनमेंट सेल। ओके, now the next point or the next question is how does APB differ from other techniques of financial appraisal of projects? Why is it more suitable for international project appraisal? तो प्रोजेक्ट अप्रेजल करने की एक टेक्निक होती है एपीबी टेक्निक। अब आपको बताना है कि जितनी भी अदर टेक्निक्स है फाइनेंशियल अप्रेजल की किसी भी प्रोजेक्ट की, उनमें एपीबी क्यों बेस्ट है, व्हाई एपीबी इज डिफरेंट एंड द बेस्ट अमंग देम, और क्यों सबसे ज्यादा एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अप्रेजल के लिए सूटेबल टेक्निक में आती है। तो एपीबी टेक्निक के बारे में आपको अच्छे से जानना है। ओके,
Next is what do you mean by loan syndicate? Also explain the need and the process of loan syndication. Most important क्वेश्चन में लगा लीजिएगा कि लोन सिंडिकेट क्या होता है। पहले आपको ये जानना है और लोन सिंडिकेशन प्रोसेस के बारे में आपको डिटेल में समझना है। इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। Next question is discuss the nature and genesis of global financial market. What purposes do they serve? Also discuss some of the major financial instruments used in the international markets for raising funds. तो आपको बताना है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। तो यहाँ पर आपको जानना है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, क्या नेचर होता है उसका, ठीक है, किस तरीके से ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट बना और क्या पर्पस वो सर्व करता है, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसके। अब उसके बाद आपको बताना है कि कौन से मेजर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल जिसके थ्रू आप फंड्स रेज कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में पैसा रेज कर सकते हैं। Now the last question of this particular discussion जो कि है identify principal stages in the development of multinational corporation। तो किसी भी multinational corporation को develop करने के लिए कौन कौन सी crucial stages होती हैं उसके development में, तो आपको उनके बारे में बताना है, उनको identify करना है, ठीक है। तो अभी हमारी वीडियो डिस्कस हो गई, so we'll be ending this in 21 minutes। We have discussed overall 21 questions और इन सब में आई एम 95% श्योर कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर पेपर प्रॉपरली फ्रेम किया जाएगा इग्नू की तरफ से तो इनमें से ही क्वेश्चंस होंगे। बाकी देखिए अनएक्सपेक्टेड तो सब रहता है, सो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहेगा। प्लीज शेयर कर दीजिएगा इसे अपने दोस्तों के साथ भी ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और आगे मैं काम की वीडियोस लाता रहूंगा, तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।